राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। उसके पास पूरे संस्थान थे, पार्लियामेंट्री थी, पूरा का पूरा ढांचा था। उन्होंने यह भी कहा कि आज अगर उन्हें भी पूरा का पूरा ढांचा दे दिया जाए तो वो बता सकते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। राहुल गांधी एक तरह से हिटलर से मोदी की तुलना करते हैं, लेकिन क्या उनका ये तर्क सही है? जरा इसको भी समझना चाहिए। राहुल गांधी ने शायद हिटलर पर अच्छे से होमवर्क नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हिटलर पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर चांसलर नहीं बना था। ये बात सब जानते हैं कि वर्ष 1914 से 1919 तक चले पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जर्मनी को भारी भरकम रकम चुकानी थी। यह रकम उन देशों को चुकानी थी जो पहले विश्व युद्ध में विजय हुए थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। यह रकम चुकाने के लिए जर्मनी ने बड़े पैमाने पर अपनी करेंसी छापने का काम शुरू किया, लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि जर्मनी में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और लोगों में सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। वर्ष 1929 में जब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन यानी ऐतिहासिक मंदी की शुरुआत हुई तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और जर्मनी में भी इससे बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से बढ़ गई। इस आर्थिक संकट और लोगों में बढ़ती नाराजगी के बीच एडोल्फ हिटलर की पार्टी काफी लोकप्रिय हुई, क्योंकि यह पार्टी तब महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही थी। इसके बाद जब जर्मनी में 1932 में आम चुनाव हुए तो हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि हिटलर के पास तब बहुमत नहीं था। जब कोई भी नेता पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाया तो जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को देश का चांसलर नियुक्त कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद 27 फरवरी 1933 को जर्मनी की संसद में आग लगने की एक घटना हुई और इस घटना के लिए तब एक डच कम्युनिस्ट नेता को दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा दी गई। और इसी के बाद पूरे जर्मनी में कम्युनिस्ट नेताओं, पार्टियों और ट्रेड यूनियंस पर हिटलर ने कार्रवाई शुरू कर दी। आग लगने की घटना के बाद एक नया इमरजेंसी कानून लाया गया, जिसके तहत पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए और पत्रकारों की आवाज दबा दी गई। 2 अगस्त 1934 को जब जर्मनी के तत्कालीन राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई तो हिटलर ने जर्मनी के 2 सबसे बड़े संवैधानिक पदों का विलय कर दिया और एक पद था राष्ट्रपति का और दूसरा पद था चांसलर का। इन दोनों को मिलाकर हिटलर ने एक नया पद बनाया जिसे फहरर कहा गया और इसका अर्थ होता है सुप्रीम लीडर। हिटलर के सुप्रीम लीडर बनते ही उसने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत सभी विरोधी पार्टियों को निष्क्रिय कर दिया गया, यानी पूरा जर्मनी एक सिंगल पार्टी स्टेट बन गया। इसके बाद हिटलर ने जर्मनी के अलग अलग प्रांतों की चुनी हुई सभाओं को भंग कर दिया और राष्ट्रीय संसद को सारी शक्तियां दे दी। अब आप खुद सोचिए कि क्या हिटलर से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करना सही है? हिटलर के शासन में जर्मनी एक सिंगल पार्टी स्टेट था, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 54 क्षेत्रीय दल हैं और 2796 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। हिटलर ने जर्मनी के सभी प्रांतों की चुनी हुई सभाओं को भंग कर दिया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में बीजेपी एक नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव हारी है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली में पार्टी लगातार 2 चुनाव हार चुकी है, पंजाब में 2 बार पार्टी चुनाव हार चुकी है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में भी बीजेपी चुनाव हार चुकी है। सोचिए कैसी तानाशाही है जिसमें बीजेपी चुनाव हार जाती है, और अगर राहुल गांधी सही हैं तो इस हिसाब से तो बीजेपी को कोई चुनाव हारना ही नहीं चाहिए था। एक और बात है, हिटलर बहुमत से जीतकर सत्ता में नहीं आया था, बल्कि बहुमत नहीं होने पर वहां के राष्ट्रपति ने विशेष परिस्थितियों में उसे चांसलर नियुक्त किया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी
एक नहीं बल्कि दो बार पूर्ण बहुमत से चुनकर सत्ता में आए हैं। इनमें 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने तब जीता जब देश में यूपीए की सरकार थी, जिसे गांधी परिवार द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसके अलावा हिटलर ने अपनी तानाशाही साबित करने के लिए राष्ट्रपति की सारी शक्तियां भी अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र का सम्मान किया। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं और वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर केंद्र सरकार में तानाशाही होती तो क्या ये चुनाव होते? तब चुनाव ही नहीं होते, बल्कि वो होता जो एक समय जर्मनी में हुआ था। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में कमियां नहीं हैं। भारत के लोकतंत्र में जरूर कमियां होंगी और उनमें सुधार होना ही चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में कमियों का मतलब तानाशाही नहीं होता और ये बात कांग्रेस पार्टी को आज समझनी होगी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे भगवान आइए बोल कांग्रेसी दो चार हरीश रावत चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। हम जाने के लिए। हरीश जी आपको चोट भी लगी है? हाँ, ये बर्बरता का नमूना है। कांग्रेस का युद्ध है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। यदि उसमें दो चार हम लोग सिपाही शहीद भी हो जाते हैं तो हमें कोई मलाल नहीं होगा। सोनिया गांधी और प्रियंका जी के सिपाही पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मरना हो, मगर इस देश की जनता के लिए आखिरी दम तक, खून की आखिरी बूंद तक हम लोग लड़ेंगे। हम हमारे लिए नहीं, हमारी जिम्मेवारी है लोगों के इश्यूज के लिए लड़ना। हम सारी कठिनाइयां आज उठा लेंगे। श्री हरीश साहब को जो को लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं। मोदी शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शाही नहीं चलेगा। सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है, देख सकते हैं कि सरकार इतने अहंकार में डूबी हुई है कि सरकार जो लोगों की तकलीफ है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। काला एक अच्छा रंग है। मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया कि आज काला कपड़े पहन के चले जाओ तो सामने बैठे भाजपाइयों को अकल आ जाएगी और वो महंगाई पर रोक लगा देंगे। तो इनको शुद्धिकरण के लिए, इनकी बुद्धि का शुद्धिकरण हो, इसलिए काला पहना है। यानी कांग्रेस पार्टी ने आज दिन भर मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग की।
लेकिन इस मैच में शाम होते होते एक दिलचस्प मोड़ भी आ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 2 साल पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था और इस पवित्र दिन पर कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, जो ये बताता है कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के निर्माण के विरोध में हैं। ये बात अमित शाह ने आज कही और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। ये दोनों बयान भी आज आपको सुनने चाहिए। आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो राम जन्मभूमि है, वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रच्छन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है।